बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में एक बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, जिसमें आपको ये बताएंगे कि डीजीसी जनरल फैसल नसीर ने किस किस्म की रिपोर्ट तैयार की और उस रिपोर्ट का साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के साथ क्या ताल्लुक़ है, क्या लिंक है, और इस रिपोर्ट में इमरान ख़ान के हवाले से क्या 3 हैरानकुन किस्म के इंकशाफ़ात किए गए। ये नाज़रीन सारी तफ़सीलात अभी कुछ देर में इस रिपोर्ट के हवाले से आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करते हैं। लेकिन इससे पहले नाज़रीन, जिस वक्त हम ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, परवेज़ इलाही साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर, साबिक़ वज़ीर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही, जिन्हें तीसरी मरतबा चौथे केस में गिरफ़्तार किया गया था। पहली मरतबा एंटी करप्शन के लाहौर के मुकदमे में गिरफ़्तार किया गया, दूसरी मरतबा गुजरांवाला में 2 मुख्तलिफ मुकदमात में गिरफ़्तार किया गया। 3 केसेस में यानी उनकी 2 मरतबा गिरफ़्तारी हुई और फिर तीसरी मरतबा उन्हें पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया। तो आज परवेज़ इलाही साहब को लाहौर के मकामी अदालत के मुतल्लिका जो मजिस्ट्रेट थे, जो ड्यूटी जज थे, उनके सामने पेश किया गया और अल्टीमेटली हैट्रिक हो गई और परवेज़ इलाही साहब को इस केस से भी जो है वो डिस्चार्ज कर दिया गया, बरी कर दिया गया। अब इसमें जो ख़बरियत है मेरे लिए, जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, कि जब ये फ़ैसला आया, अभी तक ये जब मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ नाज़रीन, ऐसी कोई डेवलपमेंट नहीं हुई कि बरियत के फ़ैसले के बाद परवेज़ इलाही को किसी और केस में गिरफ़्तार किया गया हो। लेकिन पहले ऐसे हुआ है कि एक केस से बरी हुए तो दूसरे में गिरफ़्तार कर लिया, दूसरे से बरी हुए तो तीसरे में गिरफ़्तार कर लिया। लेकिन जिस वक्त मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस चौथे मुकदमे में जो तीसरी मरतबा गिरफ़्तारी हुई है, वो अदालत ने ख़त्म कर दी है। अब इसमें जो ख़बरियत वाली बात है, परवेज़ इलाही साहब ने अदालत के फ़ैसले के बाद जो मीडिया के साथ गुफ्तगू की है, उसमें परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि मैं जो लोग मेरे ख़िलाफ़ मुकदमात बनवा रहे हैं, दर्ज करवा रहे हैं, उन्हें पैगाम देना चाहता हूँ। अब इसमें नाज़रीन नोट करने की बात है, आप नोट करें कि परवेज़ इलाही साहब किसको पैगाम दे रहे हैं। परवेज़ इलाही का इस अदालती फ़ैसले के बाद मुखातिब कौन है और परवेज़ इलाही साहब दरअसल कह क्या रहे हैं, चाह क्या रहे हैं। परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि ये मेरे ख़िलाफ़ जो मुकदमात बनवा रहे हैं, उन्हें पैगाम देना चाहता हूँ कि मैं फ़ौज के साथ हूँ। अब मुकदमात कौन बनवा रहा है, किसको पैगाम दे रहे हैं कि मैं फ़ौज के साथ हूँ, यह आपने नोट करना है। और फिर परवेज़ इलाही साहब ये कहते हैं कि मैं फ़ौज का मुखालिफ नहीं हूँ। क्या कहते हैं कि मैं फ़ौज का मुखालिफ नहीं हूँ और जो फ़ौज के मुखालिफ हैं, मेरा उनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर कोई गलती हुई है, उसकी इस्लाह कर लेंगे। अब ये परवेज़ इलाही साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, अपडेट नहीं हुआ, ये आप अंदाज़ा कर लें। लेकिन बयानात जो हैं और उसमें जो अल्फाज का चुनाव है और जो इदारे का इंतखाब है, वो तीर जो है परवेज़ इलाही साहब जो है बड़ा निशाने पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखते हैं कि परवेज़ इलाही साहब का जो तीर है वो निशाने पे लगा है, नहीं लगा। लेकिन एक चीज़ और भी नोट करें नाज़रीन, परवेज़ इलाही साहब के इन बयानात में, परवेज़ इलाही साहब ये जो गिरफ़्तारी के दौरान बयानात दे रहे हैं, इसमें आप देखेंगे कि ख़ान साहब का नाम इस्तेमाल नहीं होता। ख़ान साहब का नाम कोई एक आध बार गलती से उन्हें लेना पड़ जाए तो परवेज़ इलाही साहब मजबूरी में ले लेते हैं। अदरवाइज़ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करते हैं कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हूँ। पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो मजबूत रहें और पीटीआई जो है वो आइंदा पंजाब का इलेक्शन जीतेगी, आइंदा का इलेक्शन जीतेगी। इसमें कहीं वो ख़ान साहब की बात नहीं करते। तो परवेज़ इलाही साहब क्या सोच रहे हैं, परवेज़ इलाही साहब के जहन में क्या चल रहा है, क्या उनका प्लान है, इससे भी मेरे ख़्याल से मेरे जो सुनने वाले नाज़रीन हैं बखूबी समझते हैं, क्योंकि बड़े बाशऊर हैं, मुझसे ज़्यादा मेरे ख्याल चीज़ों को समझते हैं। तो परवेज़ इलाही साहब की सोच के साथ क्या किस प्लान को लेके चल रहे हैं, तो ये भी एक मतलब ख़बर वाली बात है। अब आ जाते हैं कि क्या रिपोर्ट तैयार की गई। नाज़रीन, आप जानते हैं कि 9 मई से पहले यानी जो वाक़यात हुए, जो मिलिट्री इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, जलाओ घिराव किया गया और जो शोहदा की यादगारें थीं, जो शोहदा के मुजस्मे थे, उनकी बेहुरमती की गई, उनकी तज़लील की गई। लेकिन 9 मई से पहले सब कुछ ठीक था और 9 मई से पहले नाज़रीन तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के बयानात रिकॉर्ड पे मौजूद हैं, जिसमें वो ये कहते रहे धमकी अमेज़ लहजे में
कि इमरान खान साहब हमारी रेड लाइन है, इमरान खान हमारी रेड लाइन है, इस रेड लाइन को क्रॉस किया गया। यानी क्रॉस करने का मतलब ये था कि अगर इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया तो फिर नताइज के भी आप ज़िम्मेदार होंगे। इसमें वाज़े नज़र आ रहा था कि मुखातब जो था वो इस रेड लाइन के हवाले से ये जो धमकी अमेज़ लेजर था वो इस्टेब्लिशमेंट थी। लेकिन नाज़रीन किसी के मतलब ये तो इम्कान था, मतलब कि खान साहब के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं, ख़ास तौर पे जो नैब का केस है या फिर दीगर जो केसेस थे, ये तो नज़र आ रहा था। और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब भी बड़े तवातुर के साथ, तसलसल के साथ बयानात दे रहे थे कि खान साहब को गिरफ़्तार कर लेंगे, खान साहब को गिरफ़्तार होना चाहिए, खान साहब की गिरफ़्तारी हम करेंगे जब वक्त आएगा, मुनासिब वक्त आएगा। तो ये बयानात तो वज़ीर दाखिला के रिकॉर्ड पे मौजूद थे। लेकिन ये किसी के नॉलेज में नहीं था, कोई ये नहीं जानता था कि इमरान खान साहब की अगर गिरफ़्तारी होती है तो रिएक्शन किस किस्म का होगा। क्या जैसे हुआ 9 मई को जो हमने देखा कि इधर खान साहब 9 मई को गिरफ़्तार होते हैं और पीटीआई के जो कारकुनान हैं, पीटीआई के जो रहनुमा हैं, पीटीआई के जो टाइगर हैं, पीटीआई के जो टाइगर फोर्स आप कह लें, जिसमें नौजवान भी हैं, नौजवान लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, तो वो रुख करते हैं जो गैरिजन्स हैं, जो कैंट एरियाज़ हैं, जो कोर कमांडर के घर हैं। यानी लाहौर कोर कमांडर के घर की जानिब वो बढ़े, वहाँ पेशकदमी की गई। गुजरांवाला के कोर कमांडर की तरफ बढ़े, वहाँ पे पेशकदमी की गई। GOHQ की तरफ जो है वो पीटीआई के कारकुनान गए, रहनुमा गए। इसी तरीके से पेशावर में, मियाँ वाली में और हमज़ा कैंप रावलपिंडी में हमने ये तमाम मनाज़र जो है वो नेशनल मीडिया पे भी देखे। और जो लोग वहाँ पे जाने वाले थे उन्होंने ख़ुद भी अपनी सेल्फीज़ बना के, अपनी वीडियोज़ बना के सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने ख़ुद जारी की, ख़ुद पब्लिक की। तो ये किसी के वहम गुमान में नहीं था कि ये लोग जो है इन इमलाक को, इन तनसीबात को टारगेट करेंगे। अब जो कुछ हुआ खान साहब की गिरफ़्तारी के बाद वो आप नाज़रीन के सामने है। वो किसी से ढका छुपा नहीं रहा कि रावलपिंडी GHQ का गेट तोड़ दिया गया, वहाँ पे कुछ लोग अंदर भी दाखिल हुए, तोड़ फोड़ की गई। और दूसरा जो है वो लाहौर कोर कमांडर के घर के ऊपर जो हमने अनफॉर्चुनेट मनाज़र देखे वो भी आपके सामने हैं। अब इसके बाद आप जानते हैं कि जब ये सब कुछ हो रहा था, इत्तफाक से जो आर्मी चीफ़ हैं हमारे यहाँ से मुनीर शाह साहब, वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे। और इसमें जो किरदार अदा किया इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, ये भी आप नाज़रीन नोट करें कि जो बाकी कोयटा में, पेशावर में और गुजरांवाला में या बाकी जगहों के ऊपर जो पेशकदमी की पीटीआई के मुजाहिरीन ने, कारकुनान ने, रहनुमाओं ने, वो तमाम जगहों पर नाकाम लौट गए। मिलिट्री इमलाक को उस तरह से टारगेट नहीं कर सके। यानी पेशावर को अगर आप देखें तो पेशावर कोर कमांडर के घर को टारगेट किया जाना था, लेकिन वहाँ पे जो अपना उन्हें वहाँ पे नहीं जाने दिया गया। इसी तरीके से अगर हम लाहौर में देखें तो लाहौर में ये कामयाब हुए और कुछ थोड़ी हद तक इन्होंने GHQ के ऊपर भी हमला किया, वहाँ पर भी कुछ लोग अंदर दाखिल हुए, लेकिन बाकी तमाम जगहों के ऊपर इन्हें आगे से मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। इवन के जो फैसलाबाद का ISI का ऑफिस था वहाँ पर भी इन्हें पथराव के, लेकिन आगे से मुज़ाहमत इतनी ज़्यादा हुई कि ये वापस लौट आए, अपने मकासद में कामयाब ना हो सके। तो इन तमाम वाक़यात के बाद नाज़रीन एक रिपोर्ट मुरतब की ISI, ज़ाहिर सी बात है कि हमारे जो DGC हैं, अपने काउंटर इंटेलिजेंस के जो DG हैं वो फैसल नसीर साहब हैं। और ये भी नाज़रीन आपको बता दें कि ये रिपोर्ट तैयार करने का आर्मी चीफ़ की तरफ से कहा गया था। और ज़ाहिर सी बात है कि इंसिडेंट हो भी जाए इस किस्म का, तो ना भी कहा जाए तो रिपोर्ट ये तैयार होनी थी। और इसमें किसी किस्म की आप मुबालगा राय नहीं कर सकते जब आपने रिपोर्ट ऊपर पेश करनी हो। तो ये रिपोर्ट तैयार हुई जिसमें फिर तमाम चीज़ों को, तमाम एंगल से, तमाम पहलुओं से इस इशू को देखा गया, ये सब कुछ कैसे हुआ। तो उस नाज़रीन रिपोर्ट में 3 चीज़ें सामने आईं। एक तो ये चीज़ सामने आई कि ये जो कुछ भी हुआ ये कोई मतलब ऐसे नहीं था कि बस कारकुनान उठे और जाके उन्होंने जो मिलिट्री इमलाक है, जो तनसीबात हैं, उसकी तरफ पेशकदमी शुरू कर दी, वहाँ पे टारगेट किया गया, वहाँ पे मुजाहरा किया गया, पुरतशद्दद जो एहतजाज किया गया। बल्कि उसमें ये चीज़ें सामने आई कि ये बाकायदा से प्लान था। और प्लान ये था कि कुछ लोगों को ये जिम्मेदारियाँ सौंपी गई जो पीटीआई के टाइगर फोर्स के थे, जो पीटीआई के बड़े मतलब जिनके साथ इतना रिश्ता था, ट्रस्ट का लेवल था, उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि अगर इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया तो आपने अपने अपने सूबे के, शहर के, बड़े शहरों का इनके टारगेट किया गया था, आपने फ़लाँ जगहों को टारगेट करना है, फ़लाँ जगहों पे आपने जाना है। और उसमें ये भी चीज़ें सामने आई उस रिपोर्ट में कि पहले ख़वातीन या जो नौजवान हैं, जो जिन पे ट्रस्ट है, जिनको ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी कि आपने इस टारगेट के ऊपर लोगों को लेके जाना है, मुजाहिरीन को लेके जाना है, तो वो आगे जाएंगे।
उसके बाद फिर पूरा बड़ा मजमा जो है वो उनको फॉलो करेगा और फिर अपने मकासद हासिल किए जाएंगे। तो ये एक तो इसका जिक्र किया गया कि ये प्लान जो है वो बना के गए इमरान खान साहब, उस मुख्तलिफ जो रिपोर्ट्स या जो रिपोर्ट्स है इसमें इसके इशारे दिए गए कि ये मनसूबा जो है इमरान खान साहब बना के गए थे अपनी गिरफ्तारी से पहले और तमाम लोगों को जिम्मेदारियाँ दे के गए थे। और अभी वीडियोज़ भी आ रही है बहुत सारे लोगों की जो नेशनल मीडिया पर चल रही हैं कि कैसे खान साहब ने सारा प्लान जो है वो सींचा था। तो इसमें दूसरी जो नाज़िम बात एक आई, उसमें ये कहा गया कि इस प्लान में ये भी था कि जब ऐसा होगा इमरान खान साहब को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। ये एक इत्तफ़ाक़ की बात थी कि जब इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया तो हमारे जो आर्मी चीफ़ थे आसिम मुनीर शाह साहब, वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे और वो बैरून मुल्क थे। तो ये भी इत्तफ़ाक़ की बात है कि उस प्लान में ये भी शामिल था कि जब ये सब कुछ होगा, PTI के जो लोग हैं वो पुरतशद्दुद मुज़ाहरे करेंगे, पुरतशद्दुद एहतजाज करेंगे, तो एक रिट भी जो है वो आसिम मुनीर शाह साहब की जो तकर्री है एज़ ए आर्मी चीफ़, क्योंकि PTI वालों को ये भी एतराज़ था कि इनकी मियाद तो 27 नवंबर को पूरी हो रही है, तो ये 29 नवंबर को कैसे 2 दिन बाद कैसे अपनी मियाद पूरी होने के बाद जो है इन्हें आर्मी चीफ़ लगा दिया गया। तो इस नुक्ते के ऊपर जो है आला अदलिया में गालिबन सुप्रीम कोर्ट में दायर करने का प्लान था, क्योंकि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन वही आपके साथ शेयर कर सकते हैं। तो इस तकर्री को भी चैलेंज किया जाएगा। और तीसरा जो इस रिपोर्ट में एक चीज़ है जिसको इस एंगल से देखा जा रहा है कि जब ये सारे मुजाहरे हुए, ये सब कुछ हुआ, तो जो ज़ल्मे खलीलज़ाद हैं वो ज़ल्मे खलीलज़ाद का एक स्टेटमेंट आता है जब 9 और 10 को ये मुजाहरे हो रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि आर्मी चीफ़ आसिम मुनीर शाह को रिज़ाइन कर देना चाहिए। तो उस रिपोर्ट में इस बात के भी इशारे दिए गए कि जो प्लान था ये कोई लोकल प्लान, नेशनल प्लान नहीं था, इस प्लान में इंटरनेशनल कैरेक्टर भी शामिल थे। तो ये एक बड़ी खौफनाक किस्म की रिपोर्ट है जो तैयार हुई तमाम चीज़ों को देखने के बाद, और DGC ने वो रिपोर्ट जो है वो DGI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजद साहब को पेश की, और फिर इस रिपोर्ट का बगौर जायज़ा लिया गया और इस रिपोर्ट के जो नेक्स्चर थे जिसे हम शवाहिद कहते हैं, वो तमाम चीज़ों के साथ ये रिपोर्ट जो है 9 मई के बाद जब कोर कमांडर का इजलास होता है उसमें पेश की जाती हैं, और फिर उसमें फिर अल्टीमेटली ये तमाम फ़ैसले जिसके अब हम देखते हैं, जिस पे हम अमल दरामद होते हुए, एक्शन होते हुए देखते हैं, तो उसमें तमाम फ़ैसले किए गए। ना सिर्फ उस कोर कमांडर के इजलास में फ़ैसले किए गए बल्कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में वो फ़ैसले पेश किए गए, और फिर कौमी सलामती कमेटी के इजलास में उन फ़ैसलों की तौसीक़ की गई। और फिर इसके बाद अब आप नाज़रीन के सामने है कि जिनको पता चल रहा है कि फ़ौज ने क्या फ़ैसला किया है इदारे की सतह पे, और फिर उस इदारे की सतह पे किए गए फ़ैसले को कौमी सलामती कमेटी के इजलास में उसकी तौसीक़ की गई है। यानी रियासत पाकिस्तान ने वो फ़ैसले किए हैं। कौमी सलामती कमेटी में फ़ैसले हो जाना और फिर वफाकी काबीना को भी उसके ऊपर जो है तायद करना, तो ये रियासत की सतह पर फ़ैसले हुए हैं। तो ये रिपोर्ट जो है वो बड़ी खौफनाक थी, और इसमें यही है कि ये जो तमाम चीज़ें हुई, प्लान थी, बड़े रब्त था इनमें, बड़ा मुनज़्ज़म प्लान के साथ किया गया, 3 नुकाती प्लान था। तो ये नाज़रीन एक ख़बर। इसके अलावा नाज़रीन कुछ और भी चीज़ें हैं, जल्दी जल्दी वो भी आपके साथ शेयर कर लें। आज में नाज़रीन आयशा इकबाल साहबा साबिक़ MP हैं, रज़ा नसरुल्लाह घुमन PTI के रहनुमा हैं। आज उन्होंने खैरबाद कह दिया PTI को। यास्मीन रैशद साहबा की जो बरीयत हुई है उस पर पुलिस ने जो है वो अपील दायर करने का कहा है कि हमारी नाक़स तफवीज़ की वजह से यास्मीन रैशद साहबा जो है उन्हें बरीयत मिली है। और साथ में IG पंजाब का ये कहना है डॉक्टर अनवर साहब का कि वीडियोज़ मौजूद हैं यास्मीन रैशद साहबा के, जिसमें ये वाज़े नज़र आता है कि वो जिन्ना हाउस पे जो अटैक हुआ उसमें वो इन्वॉल्व थी, उसमें वो शामिल थी। और तीसरी जो नाज़रीन ख़बर है, 190 मिलियन पाउंड का जो खान साहब के ख़िलाफ़ मुकदमा है नैब में, उसमें 22 अहम शख्सियात जो कि इमरान खान साहब की काबीना के साथ ताल्लुक़ रखती हैं, उनकी भी जो तहकीकात है उनके बारे में कि उन्होंने कितनी गाड़ियाँ ख़रीदी खान साहब के दौरे हुकूमत में, कितनी फ़रोख्त की। तो महकमा एक्साइज़ से तमाम जो सूबे हैं जहाँ से खान साहब के वज़रा थे काबीना के, उनसे भी रिकॉर्ड जो है वो तलब कर लिया गया है नैब की तरफ से। तो ये था जी हमारा आज का प्रोग्राम। आपसे इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह ताला हम सब का आमीन। अच्छा, एक और चीज़ याद आ गई, आदिल राजा साहब ने नाज़रीन एक दावा किया है कि फ़ौज ने मेरे साथ रब्ता किया है, और रब्ते में ये कहा गया कि आप जो हैं वो, मैं आपको पढ़ देता हूँ, कल का उनका ये ट्वीट है कि पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट ने एक बार फिर मुझसे इमरान खान को छोड़ने और उनसे हाथ मिलाने के लिए कह रही है। यानी इमरान खान को छोड़ दें और फ़ौज कह रही है कि हमारे साथ हाथ मिला लो, इस हवाले से कि इमरान खान के सब सीनियर पार्टी रहनुमा भी है उन्हें छोड़ गए हैं। वो ये नहीं समझते, नहीं फ़ौज ये नहीं समझती कि मैं जो कुछ भी हूँ अवाम की वजह से हूँ, और वही फ़ैसला कर सकते हैं कि मैं किस रास्ते पर जाऊँ। अब ये कौन सा अवामी लीडर है जो अवाम की बात कर रहा है?
और इस किस्म का स्टेटमेंट बताएं ना किसने रब्ता किया है, फिर आगे से आपको सीक्वेंस भी आए। ये अब ख़ुद से एक चीज़ होती है ना कि ऑफ़र करना, दिखाना कि भाईजान मैं भी हाज़िर हूँ, ये बज़ाहिर उस किस्म का मैसेज लगता है। लेकिन बहरहाल देखते हैं फ़र्दर क्या होता है। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।